20th February 2025 और आज की क्लास में वालेकुम अस्सलाम। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स को फर्दर प्रोसीड। लास्ट क्लास में हम काइनेमेटिक्स में पहला टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसका नाम था इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, और क्लास के आखिर में मैंने थोड़े से ग्राफ कराए थे। आज की क्लास के अंदर टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास का टॉपिक होगा फ्री फॉल मोशन, और उसी फ्री फॉल मोशन के अंदर आखिर में हम ग्राफ वाला टॉपिक भी आज की क्लास में शामिल करना चाहेंगे। तो चला देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है। आज की क्लास में हेडिंग है फ्री फॉल मोशन। पहली बात सर, फ्री फॉल मोशन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह मूव कर रहा हो कि उस पर ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो। तो जब खाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो तो इसका मतलब होता है एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, उसमें इंजन नहीं चलना चाहिए। फ्री फॉल मोशन का मतलब है ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग, देन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन में यूजुअली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कराते हैं तो ड्रॉप कराने पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लेते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और उस पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81 लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो करें तो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर उसकी सर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और वैल्यू वही होती है -9.81। तो अपवर्ड मोशन में -9.8 और डाउनवर्ड मोशन में +9.8। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि जब हम ग्राफ स्टडी कर रहे होते हैं फ्री फॉल मोशन के, तो वहां पर ये रूल नहीं होता। ग्राफ में ये नहीं होता कि अपवर्ड मोशन है तो माइनस का 9.8 और डाउनवर्ड मोशन है तो प्लस का 9.8। बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूं मैं कि इफ वी आर सॉल्विंग अ मैथमेटिकल क्वेश्चन ऑफ फ्री फॉल मोशन, then for downward motion g is positive and for upward motion g is negative, but in graph this sign of convention is not used। वहां पे साइन ऑफ कन्वेंशन क्या होगी तो अभी जब मैं ग्राफ कराऊंगा जब भी बता सकूंगा आप, ठीक है ना। तो ग्राफ के अंदर थोड़ा सा इस चीज को ख्याल रखिएगा। अरे चले जनाब, आज की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। दो बातें हो गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, जी प्लस का 9.8 होगा। ऊपर थ्रो करेंगे अपवर्ड मोशन में तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी और एक्सेलरेशन माइनस का 9.8 होगा। और जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है हमारी, वो सेम इक्वेशंस हैं, सिर्फ जहां पे ए लिखा हुआ है वहां पे मैं जीटी लिख रहा हूँ, जहां डिस्टेंस लिखा हुआ है सर डिस्टेंस की जगह आप हाइट लिख रहे हैं। और इसमें भी दोनों फॉर्म्स आपको आना चाहिए, यूटी वाली भी और वीटी वाली भी, दोनों फॉर्म्स आपको आना चाहिए। और आखिरी फॉर्म थी जिसमें हम टाइम यूज नहीं करते, दैट इज 2gh इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो इट इज फर्स्ट इक्वेशन, इट इज सेकेंड इक्वेशन एंड इट इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है जनाब। तो सारी बातें मैंने बोल दी हैं, आइए प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस में आसान सवाल नहीं रखें, अच्छे सवाल रखें। तो चलिए जनाब, फ्री फॉल मोशन की शीट को सॉल्व करते हैं। फ्री फॉल मोशन की शीट कल तो नहीं बल्कि आज भी मैंने निकाली भी है। ये रही जनाब फ्री फॉल मोशन। ये आशा ने हमें सवाल भेजा था, ये भी बेटा मैंने पेस्ट किया हुआ इसके ऊपर। तो अभी हम देखते हैं इसको। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मार्च 2018 की पेपर का क्वेश्चन। क्वेश्चन जनाब ये है कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया, ठीक है, और इसने टाइम लिया है 3.2 सेकेंड वापस आने में। वापस आने में इसका मतलब है इन्होंने ये जो टाइम दिया ना बेटा,
ये अपवर्ड मोशन का भी दिया है और डाउनवर्ड मोशन का भी दिया है, दोनों को मिला के टोटल टाइम दिया है। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इट्स ओके। एंड व्हाट इज इनिशियल स्पीड with which the ball is thrown? It means we have to calculate initial velocity as well as we have to discuss only upward motion. और ओनली अपवर्ड मोशन की बात करोगे तो इस टाइम को हाफ करना पड़ेगा क्योंकि ये टोटल टाइम है। इस टोटल टाइम को हाफ करोगे तो टोटल टाइम 3.2, तो इसका हाफ टाइम बन जाएगा 1.6 सेकेंड। अच्छा जनाब, इनिशियल स्पीड कैलकुलेट करना है। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो तो ऊपर थ्रो करने में फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो क्वेश्चन वैसे तो बड़ा ही सिंपल सा है, जल्दी से देखिए। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए जी होगा माइनस का 9.8, टाइम लीजिएगा 1.6 सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी बड़े आराम से आ जाएगी। तो बहुत ही मासूम सा सवाल। कोई बच्चा आंसर कर दे तो मैं आगे बढ़ा दूं। I have used first equation of motion to calculate initial speed. The key word in this question is कि time आधा करना है, because this is the total time and we are using only for upward motion time, that is 1.6 second. अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। A stone is projected vertically upward from ground and initial speed 15, and what is maximum height reached? मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर थ्रो किया गया है अपवर्ड, तो यूटी वाला फार्मूला यूज करना बेवकूफी हो जाएगा। वी विल यूज वीटी वाला फार्मूला, वी विल यूज वीटी वाला फार्मूला। पर सर इसके अंदर टाइम तो दिया ही नहीं है। सर अगर टाइम नहीं दिया तो विदाउट टाइम वी शुड यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जिस क्वेश्चन में टाइम की बात ही नहीं है, इट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऊपर थ्रो किया है, जी होगा -9.8, हाइट कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाते हुए जीरो, इनिशियल वेलोसिटी बटा 15 दी हुई है, आराम से एच आ जाएगा। तो ये पहले दो सवाल तो वाकई बहुत आसान से आपको मिले हैं अभी तक। उसके बाद अब हमारे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब ये है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, सही है, हाइट 12.7, ठीक है। टोटल टाइम बताना है, जितनी देर तक बॉल एयर में रही, ठीक है ना। अब टोटल टाइम बताना है और हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया हुआ। सर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम के लिए हाइट इज इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बेहतरीन फॉर्मूला होगा। सर हाइट इज 12.7, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, जी होगा बेटा माइनस का 9.8, और टाइम आपने कैलकुलेट करना है। टाइम आएगा 1.61 सेकेंड। बच्चा खुशी में आंसर ये कर देगा, पर याद रखिएगा उसने कहा टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब ऊपर जाने की भी बात करनी है और फिर उसको वापस आने की भी बात करनी है, क्योंकि लिखा हुआ है टोटल टाइम बॉल इज इन एयर, कितनी देर तक बॉल हवा में रही। हवा में रहने का टाइम टोटल टाइम होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 3.22 सेकेंड, ठीक है ना। आप टाइम कैलकुलेट करोगे इट विल बी 3.22 सेकेंड। 3 सवाल करा दिए पर तीनों बहुत आसान। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कह रहे जनाब एक लेड स्फीयर है, उसको हमने रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अच्छा जनाब द स्फीयर फॉल्स इन अ वैक्यूम, इसका मतलब है एयर रेजिस्टेंस नहीं है। 4 सेकेंड के टाइम में ये 3 मीटर नीचे चला गया। 4 सेकेंड के टाइम में ये 3 मीटर नीचे चला गया। तो H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है सर, हाइट वर्टिकल डिस्टेंस होता है 3, डिवाइड वाला 2 सर वहां जाके मल्टीप्लाई, टाइम, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो पहले आप निकाल लो उस प्लेनेट पर ग्रेविटी, क्योंकि हम लोग इस वक्त जमीन पे नहीं है। जी 9.8 जमीन पर होता है बेटा। जब आप किसी और प्लेनेट पे चले गए तो वहां का जी हमें मालूम नहीं है, तो पहले हमें वहां का जी निकालना पड़ेगा, और जी हमें नजर आ रहा है कि जी इज 6/16। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं कि हाउ फार, जिस ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ा हुआ है वो ऑब्जेक्ट कितना नीचे जा चुका होगा। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में कितना नीचे जा चुका होगा। तो हमने हाउ फार ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, वी आर कैलकुलेटिंग एक तरह से डेप्थ। हाफ कांस्टेंट है, प्लेनेट वही है, प्लेनेट वही है, टाइम 20 सेकेंड का है। सर अगर प्लेनेट वही है तो जो जी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है सर वही जी नेक्स्ट पार्ट में पुट कर दोगे और सॉल्व करोगे तो हाइट आ जाएगी 20 सेकेंड वाली। उन्होंने हमें हाइट दी है 3 मीटर in 4 seconds, and now we are calculating height for 20 seconds. We are calculating height for 20 seconds. तो 20 सेकेंड के एंड पर हमने हाइट कैलकुलेट करना है कि कितनी हाइट होगी आफ्टर 20 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी नई बात ये आ गई कि हमने फर्स्ट गिवन कंडीशन को यूज करके पहले जी कैलकुलेट करा, और जी अब जी आ गया तो उससे सेकंड कंडीशन में हाइट कैलकुलेट कर ली। अच्छा जी, और आगे चले। अ रॉक ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, अगेन हम लोग जमीन पे नहीं है, और ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है। इनिशियल स्पीड है 9.4, इनिशियल स्पीड है 9.4। रॉक ऊपर गया है 12 मीटर अबव द सरफेस, हाइट हो गई 12 मीटर की। क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो जी कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। ऊपर की तरफ थ्रो किया है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी तो हाइट क्वेश्चन में गिवन है 12 मीटर। ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी जीरो। जी जी आपने बेटा कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन मार्स का। और टाइम, सर टाइम तो नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ नहीं सर, टाइम नहीं दिया हुआ। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल निकालना है, टाइम नहीं दिया हुआ। तो क्या करें जी। A rock on the Mars projected its final velocity zero, इनिशियल स्पीड गिवन है। अबे यार इनिशियल स्पीड गिवन है तो 2as वाला फार्मूला लगाए ना। सॉरी भाई, पूरे क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, जब टाइम नहीं दिया हुआ, जब टाइम नहीं दिया हुआ तो विदाउट टाइम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है बेटा, विदाउट टाइम थर्ड इक्वेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालना है, हाइट 12 मीटर की है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी 9.4 होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ। सर अगर टाइम नहीं दिया हुआ तो थर्ड इक्वेशन लगती है। जिस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ हो थर्ड इक्वेशन लगती है। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यू कैन कैलकुलेट जी, क्योंकि सवाल में टाइम नहीं दिया हुआ इसलिए थर्ड इक्वेशन से जी कैलकुलेट कर लोगे। तो इसमें भी कोई मुश्किल बात हमें नजर नहीं आ रही अभी तक।
अच्छा जी, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में आगे। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे जनाब कि वाटर सरफेस इन अ डीप वेल इज 78 मीटर बिलो द टॉप ऑफ वेल। ठीक है जनाब, एक कुआं है, उस कुएं में हम ऊपर से एक पत्थर ड्रॉप करने जा रहे हैं, एक स्टोन ड्रॉप करने जा रहे हैं, और ये नीचे पानी है। जब ये पत्थर नीचे जाएगा तो सर नीचे जाने में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और हाइट या डेप्थ इसने 78 मीटर की कवर करना है। ठीक है जनाब, सवाल है कितना टाइम लगेगा, टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो हाइट और टाइम, तो जहन में फौरन बात आई सर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा लेते हैं। और जब क्वेश्चन में कोई बात ना हो रही हो कि हम जमीन पर हैं कहाँ पर हैं, तो इसका मतलब होता है हम जमीन पर हैं। तो हम जमीन पर हैं और इसने 78 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि इसने ड्रॉप किया है। ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। सम टाइम थ्रो भी कर सकता है, एक सवाल में देखा उसने ऊपर से थ्रो किया है। खैर इस क्वेश्चन में ड्रॉप कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ कांस्टेंट है, जी 9.8 है। सॉल्व करोगे तो आपको टाइम का कोई नंबर मिल जाएगा। हो सके तो बेटा मुझे बता दो कितना टाइम आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना थोड़ी लंबी करनी है। तो 78, इधर से 9.8 को बेटा 2 से डिवाइड करा, 4.9, 4.9 वहां मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आगे डिवाइड। तो 78 डिवाइडेड बाय 4.9 एंड देन इट्स स्क्वायर रूट। ये आपको टाइम दे देगा कितना टाइम लगेगा फ्रॉम टॉप टू हिट द वाटर। जी कोई बच्चा बताए। 3.98, 3.98 का टाइम लगा पत्थर को पानी में हिट करने में। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिए, कह रहे व्हाट इज टाइम, कितना टाइम लगेगा बिटवीन पर्सन ड्रॉप स्टोन, स्टोन को उसने छोड़ दिया, स्टोन नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया, उसने पानी को हिट किया। ये नहीं पूछ रहा कि पानी को हिट करने में कितना टाइम लगेगा। जब उसने पानी को हिट किया तो उससे साउंड पैदा होगी, उससे साउंड पैदा होगी, फिर वो साउंड जो पैदा होगी वो नीचे से ऊपर भागेगी। साउंड की स्पीड बता दिए, साउंड की स्पीड बता दिए। साउंड जब नीचे से ऊपर भागेगी तो कुछ टाइम के बाद आपको साउंड सुनने को मिलेगी। तो अब जो क्वेश्चन में हमने बात करनी है ना, वो उस साउंड के लिए बात करनी है जो पत्थर के पानी टकराने से पैदा हुई। और याद रखिएगा साउंड जो होती है ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। पत्थर में एक्सेलरेशन होगा, पत्थर को मैंने ऊपर से ड्रॉप किया तो पत्थर फॉलिंग डाउन विद एक्सेलरेशन दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड, देन साउंड travel with constant speed and its speed is given, that is 330 meter per second. The distance is the height, vertical height, which the sound is covering from bottom to the top, and this distance is 78 meter. And then we will calculate this time. So the first time which we have calculated, it is the time to hit the water by stone, and now we are calculating time for the sound, and this is I can say second time. तो जब हमारे पास दो टाइम आ जाए तो फर्स्ट टाइम 3.98 और दूसरा टाइम जो यहां से आएगा, दोनों टाइम को ऐड कर लीजिएगा तो इट विल गिव यू द टोटल टाइम इंटरवल बिटवीन द पर्सन ड्रॉपिंग द स्टोन एंड हियरिंग इट हिटिंग द वाटर। जब आपने पत्थर को ड्रॉप किया वहां से लेकर आपके कान में जब तक आवाज आ रही है, इन दोनों के बिटवीन का जो टाइम इंटरवल है, यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस कैलकुलेशन। अगर आप नोट कर चुके हो या कर रहे हो तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, और आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में एक नई बात आ रही है, बिल्कुल नई बात है जो अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं है। वो ये कि आपको पता होगा कि वाई एक्सेस में
ऊपर का y प्लस होता है, नीचे का y माइनस होता है। सवाल सर y एक्सिस की क्या जरूरत पड़ गई, तो जरा सुनिएगा। तो जरूरत यूं पड़ गई कि अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें जनाब ये समंदर है, इस समंदर से 12 मीटर अबव एक पॉइंट है, इस समंदर से 12 मीटर अबव एक पॉइंट है, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट a stone is thrown vertically upward. A stone is thrown vertically upward. So stone is moving upward. स्टोन ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएगा तो इट देन फॉल्स इनटू द सी बिलो, बिलो। ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएगा तो इट बिलो नीचे जाएगा जहां से उसने थ्रो किया है, जहां से इस स्टोन को थ्रो किया गया है सर ये वहां से 12 मीटर नीचे जाएगा। The question is at which speed was the stone released when it was thrown? कितनी स्पीड से हमने इसको थ्रो किया ऊपर की तरफ, कितनी स्पीड से हमने इसको थ्रो किया ऊपर की तरफ। तो गौर से सुनिएगा, अभी मैंने ऊपर जितने क्वेश्चन कराए उन तमाम क्वेश्चन में बॉल की मूवमेंट, पत्थर की मूवमेंट आइदर अपवर्ड स्टडी कराई है और डाउनवर्ड स्टडी कराई है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को जमीन से ऊपर थ्रो नहीं कर रहे, अभी ऊपर जितने क्वेश्चन कराए सब में जमीन से थ्रो कर रहे थे, ऊपर वाले सारे क्वेश्चन में जमीन से थ्रो कर रहे थे ऊपर, इस क्वेश्चन में ग्राउंड या जमीन नहीं बल्कि समंदर से 12 मीटर ऊपर से आप थ्रो कर रहे हैं। और जब 12 मीटर ऊपर से थ्रो करेंगे, ऐसे मैंने दो सवाल निकाले हैं आपके लिए, अभी दोनों सवालों को आप जब करोगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। पहले बेटा जरा ये फॉर्मूला लिखिएगा, H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जरा गौर से सुनना सर, अगर किसी क्वेश्चन में हम जमीन से या ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे जाके पत्थर को ऊपर थ्रो करें तो जो नीचे वाली हाइट होती है, नीचे वाली हाइट 12 मीटर की, इसे लीजिएगा नेगेटिव। ठीक है ना, इस तरह के सवाल आपको काफी सारे मिल जाएंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड लेवल के बजाय किसी सर्टेन हाइट से थ्रो कर रहे हैं और ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो नीचे वाली हाइट को लेते हैं नेगेटिव। सर इनिशियल वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट, we are given total time, the total time is 3.4 सेकेंड। अच्छा, ऑब्जेक्ट को जब आपने थ्रो किया तो इनिशियली अपवर्ड थ्रो किया, इनिशियली अपवर्ड थ्रो किया, सो जी विल बी -9.8, ऑल्दो के लेटर ऑन इट इज मूविंग डाउनवर्ड। सो यू कैन से सर ये क्या बात हुई, अपवर्ड मोशन भी हो रही है डाउनवर्ड मोशन भी हो रही है। तो वी कंसीडर ओनली स्टार्टिंग पोजिशन, if the starting throw is upward so I will take g -9.8, and from that starting point 12 meter is below height, so it is negative height because it is towards negative y-axis, and the time is again given, that is my 3.4 square. So if you solve this equation, -12 is equals to 3.4, as well as if I keep 3.4 u away from equation, and if you solve 9.8 divided by 2 it becomes 4.9, it is -4.9, and this -4.9 is shifted on the other side, it becomes 4.9 with 3.4 square. अब बेटा सॉल्व कर लें, अलजेब्रा आपको आता है, इतना मुश्किल काम नहीं होगा। यू का बेटा कोई बच्चा मुझे आंसर बता दे, क्या आंसर आ रहा है। और अगर आपने इसको नेगेटिव नहीं लिया ना, ये सवाल खराब कर देगा आपका। कोई बच्चा कैलकुलेशन कर रहा हो, जब तक मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपनी बात को किसी बच्चे से सुनना चाहूंगा कि आप सो रहे हैं जाग रहे हैं। जवेरिया आपसे सवाल करना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। सर इस क्वेश्चन में नई बात क्या है। सर नई बात यह है कि 13 इसका आंसर आ रहा है जी, किसी बच्चे ने हमें बताया जी इसका आंसर 13 आ रहा है। सर गौर से सुनना बेटा जवेरिया, सर अभी हम जितने भी सवाल आप करा रहे थे ना सर, सब में या तो ऊपर से ड्रॉप कर रहे थे या जमीन से थ्रो कर रहे थे। सर इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं 12 मीटर की हाइट से, 12 मीटर की हाइट से ड्रॉप नहीं कर रहे, अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं।
तो सर अब किसी हाइट से अपवर्ड थ्रो करते तो नीचे वाली हाइट को नेगेटिव ले लेते। जब किसी हाइट से अपवर्ड थ्रो करते हैं तो नीचे वाली हाइट को नेगेटिव ले लेते हैं। जवेरिया बताने सवाल में ये नेगेटिव हाइट क्या चीज है, किस तरह से याद रखोगे? हाँ, बस सही है। मैं आपको ऐसा एक और सवाल करा रहा हूँ, एक और सवाल करा रहा हूँ ऐसा। जरा देखिएगा एक और सवाल ऐसे। सर इसमें क्या हो रहा है, सर इसमें हो ही रहा, बल्कि इसमें तो एक और मसला आएगा आपके साथ, जरा गौर से सुने। वो इशू ये है कि ये जमीन है, ये हॉट एयर बलून है। अब हॉट एयर बलून का पूरा सेटअप, खैर चले जितना बन गया, अजीब गरीब सही बन गया। खैर जनाब, ये हॉट एयर का कोई सेटअप है। अच्छा, ये जो हॉट एयर बलून है, ये जमीन से राइट नाउ किसी सर्टेन हाइट पर है। अच्छा, अगर ये हॉट एयर बलून या कोई भी एयरक्राफ्ट हो या एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, अगर वो किसी सर्टेन हाइट पे रुका हुआ है, तो उस रुकी हुई पोजीशन पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप करोगे ना, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। लेकिन इफ द हॉट एयर बलून इज ऑलरेडी मूविंग vertically upward, hot air balloon already moving upward, so when you release an object from this hot air balloon, so as balloon already moving upward, and if you are releasing an object from this moving upward balloon, then it will not fall down. Due to inertia, it rises up, then fall down. ठीक है ना? आप दोबारा गौर से सुनिएगा। सर, अगर ये हॉट एयर बलून रुका हुआ होता तो जिस ऑब्जेक्ट को मैं ड्रॉप करता उसने सीधा नीचे जाना था। अगर हॉट एयर बलून एक जगह पे रुका हुआ होता तो मैं जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता उसने सीधा नीचे जाना था। बट हॉट एयर बलून इज वर्टिकली मूविंग अपवर्ड, तो जिस ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा ये ड्यू टू इनर्शिया पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो अगेन आप नोट कीजिएगा कि जो ये वाली हाइट है, जो नीचे वाली हाइट है, दिस हाइट विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव, दिस हाइट विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव। और अब आप देखिए, मैं वही सारा काम करने जा रहा हूं। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जिस ऑब्जेक्ट को आप रिलीज कर रहे हो, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट है सैंड बैग। सैंड बैग को ड्रॉप कर रहे हो, सैंड बैग नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? सर, अगर बलून रुका हुआ होता तो सैंड बैग नीचे जाता। बलून ऊपर जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट छोड़ोगे ना वो पहले ऊपर जाएगा सर, फिर ऊपर से नीचे जाएगा। इट इज ड्यू टू द इनर्शिया, इट इज ड्यू टू द इनर्शिया। अब हम वैल्यूज पुट करना शुरू कर रहे हैं। व्हाट इज हाइट? सर, हाइट तो कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी, तो बेटा जो वेलोसिटी हॉट एयर बलून की होगी ना, वही इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी सैंड बैग की, क्योंकि सैंड बैग इज रिलीज फ्रॉम बलून, so the velocity of balloon equal to velocity of sandbag, so the velocity is considered 3। टाइम है 5 सेकेंड का। ऑब्जेक्ट इनिशियली ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इनिशियली ऊपर जा रहा है, इसलिए g विल बी 9.8 एंड अगेन आई एम टेकिंग टाइम 5। अब जब आप राइट साइड को सॉल्व करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आंसर माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, और दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हाइट मिल जाएगी। और ये इस बात का प्रूव है कि हाइट को नेगेटिव लेना चाहिए इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड फ्रॉम ऑलरेडी सर्टेन हाइट। किसी सर्टेन हाइट से अगर ऑब्जेक्ट फर्दर ऊपर जा रहा है तो नीचे वाली हाइट को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपने तौर से देख सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन भी हो चुका हो तो कल की क्लास में हमें आयशा ने एक सवाल दिया था जिसको मैंने इसमें ऐड किया। ये क्या क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन जनाब ये है कि कोई, सॉरी, जमीन पर है हम,
और एक ऑब्जेक्ट को हमने फ्रॉम रेस्ट ऊपर से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और इसने हाइट या डिस्टेंस h कवर किया ऊपर से नीचे आने में, और h डिस्टेंस कवर करने में इसने टाइम लगाया है टी, इसने टाइम लगाया है टी, सही है ना। तो आप कहेंगे सर h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. If an object is released from rest, then obviously its initial velocity is zero. So initial velocity is zero, तो ये फैक्टर वैसे ही गायब हो गया, ठीक है ना। फिर बेटा मैंने दोबारा लिखा हाइट इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर में मैं कैपिटल टी की टर्म यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसने लिखा हुआ है टी, तो मैंने लिख दिया बेटा टी ई, ठीक है। और टी ई लिखकर मैंने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर अर्थ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर अर्थ। अच्छा, फिर कह रहे कि नाउ वी आर ऑन द मून, चांद पे चले गए और चांद पर दोबारा रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, सेम वर्टिकल हाइट है। अच्छा जी, चांद पे चलते हैं, चांद पर उतनी ही वर्टिकल डिस्टेंस कवर कराना है, ठीक है जनाब। लेकिन ऑब्वियसली चांद पर ग्रेविटी कुछ और होगी, सर चांद पे ग्रेविटी कुछ और होगी, और चांद पर टाइम भी कुछ और लगेगा, चांद पर टाइम भी कुछ और लगेगा। तो जो पहली इक्वेशन है सर ये जमीन के लिए है, सर जो दूसरी इक्वेशन है वो सर वो चांद के लिए है, और टाइम पर स्क्वायर होता है तो मैंने स्क्वायर बना दिया, ठीक है बेटा। तो हमने एक इक्वेशन चांद के लिए बना ली, एक इक्वेशन जमीन के लिए बना ली। अब अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, तो मैंने डिवाइड कर दिया। सर फायदा, फायदा ये है कि जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो ये आपको जो मैं टॉपिक पढ़ाता था सेम को काटो, ये वही वाली बात है कि सर दोनों में हाइट सेम है, हाइट कट गई, सर दोनों में हाफ कैंसिल है, हाफ कट गया। और हमें कैलकुलेट क्या करना है सर, हमें कैलकुलेट करना है टी ई अपॉन टी एम। तो आप क्या करो, टी ई अपॉन टी एम को सब्जेक्ट बना लो। सर दोनों पे स्क्वायर आ रहा है, दोनों पे स्क्वायर आ रहा है तो बेटा दोनों पे मैंने होल स्क्वायर लगा लिया, और ये वाला जी एम डिवाइड है ना बेटा, ये उधर जाकर हो रहेगा मल्टीप्लाई, और ये जो जी ई यहां मल्टीप्लाई है बेटा, ये वहां जाके हो रहेगा डिवाइड। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम है नहीं, आप आराम से कर सकते हो। बेटा लिख लीजिए इस सवाल को, मतलब कैलकुलेशन को, कि मैंने पहली इक्वेशन बनाई जमीन के लिए, दूसरी इक्वेशन बनाई चांद के लिए, एंड देन अर्थ वाली इक्वेशन को मून वाली इक्वेशन से कर दिया डिवाइड, जो नंबर कैंसिल हो रहे थे कैंसिल कर दिया। अब यहां तक पहुंच चुका हूं। अब आपको उन्होंने कोई वैल्यू दी थी, क्या वैल्यू दी हुई है गौर से सुने। कह रहे हैं जनाब एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का जीई और मून का जीई, इन दोनों का रेशो है 6। सर इन दोनों का रेशो है 6, जीई और जीएम का रेशो है 6, और सर हमारे पास ये उल्टा लिखा हुआ है, तो भाई इसका रेशो को उल्टा लिख दो। 6 को उल्टा कर दिया 1/6 हो गया, रेशो उल्टा कर दिया बेटा मैंने, मैंने रेशो उल्टा कर दिया, जो रेशो उसने दिया मैंने उस रेशो को उल्टा कर दिया। टीई अपॉन टी एम कैलकुलेट करना है। सर ये स्क्वायर उधर फेंके तो स्क्वायर उधर आके बनेगा अंडर रूट, 1 का अंडर रूट तो कुछ होगा नहीं, 6 पे अंडर रूट आ जाएगा, और अब 6 पे अंडर रूट आ गया तो इसका आंसर बन गया 1/√6। 6 पे अंडर रूट आ गया तो ये आंसर बन गया बेटा 1/√6। तो आयशा ने जो हमें सवाल भेजा था बेटा, वो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, फ्री फॉल मोशन के क्वेश्चन मेरे सारे खत्म हो गए जो मैंने आज की क्लास के लिए एक्सट्रैक्ट किए थे। लेकिन आपको याद है मैंने कहा था भाई क्लास के आखिर में हम लोग आपको तंग करेंगे ग्राफ में, और कल भी ग्राफ का एक छोटा सा पार्ट मैंने कराया था जिसमें हेडिंग थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कल वाले टॉपिक में हेडिंग थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आज के टॉपिक में बेटा हेडिंग दीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में
दो टाइप्स होंगी, आइदर वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी या वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी। ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आइदर इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अभी मैं खाली इंक्रीजिंग वेलोसिटी पहले डील कर रहा हूं। पहले बेटा खाली इंक्रीजिंग वेलोसिटी देखिएगा, बल्कि मैं तो कह रहा हूं इंक्रीजिंग वेलोसिटी में ना फ्री फॉल मोशन को शामिल कर लो। फ्री फॉल मोशन को शामिल कर लो, क्या मतलब? किसी ऑब्जेक्ट को बेटा मैंने ऊपर से ड्रॉप कर दिया। बताइए, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करोगे तो सर पक्की बात है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और भाई जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। कल स्ट्रेट लाइन था, कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ कर्व होगा, और ऐसा कर्व होगा जो वर्टिकल होने की कोशिश करेगा। और वर्टिकल होने की कोशिश का मतलब होता है कि सर इसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, और मैं बोलूंगा ग्राफ वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है। ग्राफ वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए वेलोसिटी की, अगर मैं आपसे बोलूं वेलोसिटी का ग्राफ बनाए, तो वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा ना, इसके लिए इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का ग्राफ ये बना होगा। इंक्रीजिंग वेलोसिटी तो डिस्टेंस का ग्राफ कर्व बेंडिंग वर्टिकली, कर्व बेंडिंग वर्टिकली, और वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और सर एक्सेलरेशन का ग्राफ, एक्सेलरेशन का ग्राफ, तो सर एक्सेलरेशन अभी आपको मैंने पढ़ाया टॉपिक में, एक्सेलरेशन होता है 9.8। एक्सेलरेशन होता है 9.8। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए एक्सेलरेशन का ग्राफ एक जगह पे रुका हुआ है। इसलिए एक्सेलरेशन का ग्राफ एक जगह पे रुका हुआ है। तो बेटा जरा इसको नोट कर लें अगर चाहें तो। इट इज फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी। अच्छा, बॉल ने जमीन को हिट कर दिया, ठीक है ना। बल्कि हिट करने पे ना जाए, अभी ये समझे कि मैं बॉल को अब ऊपर थ्रो कर रहा हूं। बॉल को बेटा मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूं। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। और भाई जब डिक्रीजिंग वेलोसिटी होती है, सर अब डिक्रीजिंग वेलोसिटी होती है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सर डिक्रीजिंग वेलोसिटी में ना डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कर्व होता है, और एक ऐसा कर्व होता है जो बेंडिंग हॉरिजेंटली होता है। कर्व बेंडिंग हॉरिजेंटली मतलब ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ ये बना होगा। डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ ये वाला होगा, ठीक है जनाब। डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ ये वाला है, और ये वाली बात भी याद रखिएगा, अगर कोई लाइन राइट हैंड पे टिल्ट है तो इसका पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है, और अगर कोई लाइन लेफ्ट हैंड पे टिल्ट है तो इसका नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। ग्राफ के बारे में नॉलेज पक्की कीजिए। इफ अ लाइन इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड then gradient is positive. If a line is tilted towards left hand side, then the gradient is negative. तो decreasing velocity negative gradient, decreasing velocity negative gradient। और अगर decreasing velocity है तो अभी हमने आज की क्लास में पढ़ाया कि एक्सेलरेशन -9.8 होगा। तो देखिएगा मैंने ग्राफ को जानबूझ के नीचे बनाया है, एंड इट इज -9.8। इट इज -9.8।
ठीक है ना। मुश्किल ग्राफ मैं अभी भी नहीं करा रहा, अभी भी मैंने कोई मुश्किल ग्राफ नहीं कराया है। ये मैंने कल की क्लास के आखिर में और अभी जितने ग्राफ कराए हैं, ये सारे के सारे ग्राफ आपने आईजीसीएसई में करे हुए हैं। कोई नया ग्राफ मैंने अभी तक नहीं कराया। ठीक है जनाब। ग्राफ का लेवल आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने आज की क्लास के अंदर बिल्कुल आसान आसान ग्राफ कराए। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चले। अब जरा इस वाली बात को नोट करें बेटा, नोट कीजिएगा कि अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ हो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, तो ऐसे ग्राफ का जब आप ग्रेडियंट निकालते हो तो सर वो ग्रेडियंट बताता है वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी बताता है। अच्छा सर, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, सर अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट बताता है एक्सेलरेशन। आखिरी बात सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया सर ये हमें बता देता है डिस्टेंस। सर कोई मुश्किल बात आपने नहीं बताई, ये सारी बातें हमें आईजीसीएसई में आती हैं। मैं अभी कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं ग्राफ के ऊपर अभी मुश्किल बातों पे जा ही नहीं रहा। ग्राफ की मुश्किल बातों पे नहीं जा रहा मैं अभी। तो ये मैंने इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ आसान वाला कराया है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी आसान कराया है, और ये तीन बातें मैंने बोल दी हैं। तीन बातें बोलकर अब मैं आपको क्वेश्चंस में लेके जा रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। तो जरा देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में 3 मरतबा आया हुआ है, इसमें ऐसी क्या खास बात है सर? कोई भी खास बात नहीं है। देखें, 2012, 2015 और फिर 2020। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है, वी आर गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और अभी लिखवा कर आया हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है? एक्सेलरेशन। ठीक है जनाब। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या कैलकुलेट कराना चाह रहा है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है सर, ग्रेडियंट निकालना है। पर देखो, ग्रेडियंट जब निकाला करो जब लाइन ओरिजिन से पास ना कर रही हो। अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो ग्रेडियंट निकालना बेवकूफ़ी हो जाता है, क्योंकि ग्रेडियंट भाई पहला पॉइंट 0 0 हो गया, तो ग्रेडियंट नहीं निकालो। अब आप सीधा सीधा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो इट विल बी वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर लाइन ओरिजिन से आ रही है, अगर लाइन ओरिजिन से आ रही है तो ग्रेडियंट निकालना बेवकूफ़ी होगी। कोई भी ग्राफ के ऊपर सिंगल पॉइंट उठाओ और उस पॉइंट की वैल्यू को उठाकर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मुझे मेरे ख्याल में ये पॉइंट आसान लग रहा है। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं जाऊं तो मुझे वेलोसिटी का नंबर नजर आ रहा है 25 और टाइम का नजर आ रहा है 1। तो पहले तो बेटा मैंने लिखा एक्सेलरेशन होगा 25/1, पर ये 25 किलोमीटर पर आवर में है और सारे आंसर मीटर पर सेकंड में है। तो जहां लिखा हुआ है किलोमीटर, तो सर किलो की जगह लगाएंगे 1000। नीचे लिखा हुआ है आर, तो आर की जगह लगाएंगे 3600 सेकेंड। और नीचे टाइम हमने ऑलरेडी सेकंड में रखा था, तो वो ऑलरेडी सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो अब कोई खास मुश्किल बात नहीं है, आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। कोई बच्चा आंसर बता दे तो अच्छी बात है, कोई बच्चा आंसर बता दे तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कोई बच्चा नहीं बताना चाह रहा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। 6.94, तो इसमें आंसर ही नहीं है कोई। हाँ बोले बोले। 6.94 ही आ रहा है। अरे देखो, 6.94 अगर आ रहा है ना, तो इसका आंसर हम डी मान लेंगे। पता है क्यों? हमें नियरेस्ट आंसर चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं इस ग्राफ को बहुत ज़्यादा जूम करूँ ना, जो कि एग्जाम में आपको ये सहूलत नहीं होगी, तो आप नोट कीजिएगा कि ये पॉइंट एग्जैक्ट 25 और 1 वाला नहीं है। एग्जैक्ट 25 और 1 वाला नहीं है। इतना अगर मैं इसको जूम कर लूँ, तो इससे ज़्यादा तो खैर हो भी नहीं सकता। तो ये एग्जैक्ट 25 और 1 वाला नहीं है, हमने उसके करीब वाला पॉइंट लिया 25 और 1, इसीलिए हमारा आंसर कैलकुलेटर में हमें नहीं दे पा रहा। तो 6.94 का नियरेस्ट आंसर 7.3 है, इसलिए इसका आंसर को आप 7.3 मान लीजिएगा। अच्छा ये आगे चलते हैं। ये एक और क्वेश्चन आ गया। सर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सर इस क्वेश्चन में हो ये रहा है, और इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक बात बढ़ाना भी चाहूंगा।
वो बात जनाब ये है कि कल मैंने बताया था कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है और एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है। और ये ग्राफ ऊपर से नीचे कब आता है? तो कल मैंने बताया था जब किसी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होगी ना, तो वेलोसिटी का ग्राफ अपना कोऑर्डिनेट बदल लेता है, एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है। ठीक है ना? तो इस वाली बात को बेटा जहन में रखिएगा। अब जरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को बेटा गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये है कि द ग्राफ शोज हाउ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल वेरीज विद टाइम फ्रॉम मूवमेंट। अच्छा जी, फ्रॉम द मूवमेंट इट इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। क्या बात है! ऑब्जेक्ट हिट वर्टिकली अपवर्ड, यानी कोई ऑब्जेक्ट जमीन पे रखा हुआ था और जमीन से आपने इसको ऊपर की तरफ फायर किया है, हिट किया है, थ्रो किया है। ये ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर। जब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बताइए ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज होगी। यस सर। सर यहां से यहां तक वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सर इस वेलोसिटी के डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट को सर आपने थ्रो किया है ना, ये ऑब्जेक्ट पहले गया है ऊपर 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 ऊपर, और ऊपर पहुंचने में इसने टाइम लगा दिया 2 सेकंड का। सर 2 सेकंड में वो ऊपर पहुंच गया, और जब 2 सेकंड में ऊपर पहुंच गया तो अब ऊपर पहुंचने के बाद ये नीचे आ रहा है। अब ये नीचे आ रहा है। बताइए जब ये नीचे आ रहा है तो नीचे आने में इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो गई। पहले इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड थी, अब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड हो गई, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। और जब डायरेक्शन रिवर्स होगी तो ग्राफ ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो ये अपवर्ड मोशन का ग्राफ है और ये डाउनवर्ड मोशन का ग्राफ है। इस वाली बात को बेटा पक्का करो। ग्राफ कब ऊपर से नीचे आ जाता है? कब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे कब आ जाता है? सर जब डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होगी। सर जब डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होगी, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होने पर ऐसा हो जाता है, ग्राफ ऊपर से नीचे आ जाता है। ठीक है जी। अब सर पूछ क्या रहा है ये तो बताएं। क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब याद रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है। डिस्टेंस क्या होता है सर? डिस्टेंस होता है टोटल मूवमेंट, टोटल जितनी भी मूवमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट होता है सर शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। तो क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से, आफ्टर अ टाइम ऑफ 3 सेकेंड। 3 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट। सर 3 सेकेंड तक नहीं, कह रहे आफ्टर अ टाइम ऑफ 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद वाला, 3 सेकेंड के बाद वाला। तो पता है हुआ यह है कि ये 0 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और ये 3 सेकेंड। 3 सेकेंड तक का ग्राफ दिया हुआ है और ये 3 सेकेंड तक का ग्राफ आपको यहां तक पहुंचा रहा है बॉल को, बॉल को यहां से यहां तक पहुंचा रहा है। अब आपने जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड, और आफ्टर 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। दिस डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू कैलकुलेट। सर हमने ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। क्वेश्चन को समझना ही कमाल है, काफी भारी सवाल है, आसान नहीं है। दोबारा गौर से सुनना। सर बॉल को, दोबारा गौर से सुनना बेटा, आराम से समझा रहा हूं। बॉल को इन्होंने हिट किया वर्टिकली अपवर्ड। तो सर बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। 2 सेकंड में टॉप तक पहुंच गई, फिर नीचे आ रही है। 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड तक का ग्राफ दिया हुआ है, 3 सेकंड तक का ग्राफ दिया हुआ है। तो यहां से थ्रो किया, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट बताओ आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है सर ये कैलकुलेट करना है। और ये कैसे आएगा तो गौर से सुने। सर हम ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया निकालना सबको आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले ऊपर वाला एरिया निकालेंगे। सर ऊपर वाले एरिया से ऊपर वाली हाइट आ जाएगी। सर फिर नीचे वाला एरिया निकालेंगे। सर नीचे वाले से ये वाली हाइट आ जाएगी। तो सर दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, क्योंकि दिस इज H1 माइनस H2।
दिस इज H1 माइनस H2। और जब आप H1 माइनस H2 करोगे तो इसका आंसर आएगा ए। इसका आंसर आएगा ए। ये होमवर्क है जो कि आप खुद से करोगे, क्योंकि दो ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालना बच्चों वाला काम है, आप खुद से कर सकते हो। एरिया खुद से निकालोगे, लेकिन दोनों को माइनस करोगे। ठीक। और कोई बच्चा यूं भी बोल सकता है सर आप माइनस करके इतनी लंबी कर रहे हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव हाइट है, सर जो नीचे वाला पोर्शन है वो नेगेटिव हाइट है। दोनों ऑब्वियसली माइनस ही होंगे, दोनों ऑब्वियसली माइनस ही होंगे। पर माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वो बताने वाली बात है कि वो रिजल्ट ये ग्रीन एरो को शो करेगा। सर वो रिजल्ट इस ग्रीन एरो को शो करेगा। सर वो रिजल्ट इस ग्रीन एरो को शो करेगा। और आज की क्लास में यहीं पे कर रहे हैं खत्म।